हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम पृथ्वी की अलग अलग गतियों के बारे में पढ़ेंगे और पृथ्वी की इन गतियों से पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। यहाँ लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि घूर्णन किस प्रकार होता है और परिक्रमण किस प्रकार होता है। अगर आप देखें तो पृथ्वी का इस तरह से अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अक्ष किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो रेखा है, ये एक काल्पनिक रेखा है। एक्चुअल में पृथ्वी पर ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि ये एक रेखा है जिस पर पृथ्वी घूमती है, तो इसको हम अक्ष कह देते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर इस तरह से घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, ये जो अक्ष है ना, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है। ठीक है, पूरा सीधा नहीं रहता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरह से घूमती है। ठीक है, तो इसको हम घूर्णन गति कहते हैं। अब हम देखते हैं कि परिक्रमण गति किसको बोलते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। जैसे अगर आप देखें तो ये आपका सूर्य हो गया और इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है इस तरह से अपने कक्ष में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परिक्रमण गति। देखिए, इस तरह से अपने अक्ष में भी घूमती है और सूर्य के भी चारों ओर घूमती है पृथ्वी। ठीक है, तो ये परिक्रमण गति कहलाता है। आगे क्या लिखा गया है? तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी का अक्ष जो है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक काल्पनिक रेखा है, हम अपनी कल्पनाओं से बनाते हैं। ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, देखिए, जिस कक्ष में, जैसे पृथ्वी इस कक्ष में घूम रही है, ठीक है, तो ये कक्ष जो है, ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर पृथ्वी का जो अक्ष है वो 66.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक फोटो दिया गया है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी का ये कक्षीय समतल है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो एक्सिस है, ये वाला, ये एक्सिस जो है जिस पर पृथ्वी घूमती है, ये कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और कक्षीय समतल से अगर हम लंबवत खींचे, एक परपेंडिकुलर खींचे, तो पृथ्वी का जो एक्सिस है वो कक्षीय समतल के लंबवत से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही लिखा गया है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा गया है? पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए या एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग पर सूर्य नहीं पहुंच पाता, इसलिए वहां रात होती है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें इस चित्र में तो आप देख सकते हैं, ये आपका सन हो गया। ठीक है, इसका जो सनलाइट है, प्रकाश है, वो इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी क्योंकि गोल है, मतलब एक गोले के आकार का है, इसीलिए पृथ्वी के सिर्फ एक ही भाग पर सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। इसीलिए पृथ्वी के केवल एक ही भाग में उजाला होता है और दूसरे भाग में अंधेरा होता है। ठीक है, तो जिस भाग में सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है उस भाग में पृथ्वी में दिन होता है और जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता उस भाग में रात होती है। ठीक है, और ये दिन और रात को अलग करने वाली जो रेखा है ये प्रदीप्त वृत्त कहलाती है। ठीक है, ये एक वृत्त के समान है, तो ये प्रदीप्त वृत्त कहलाती है। ठीक है, वही यहाँ पर लिख दिया गया है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है
उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। जैसे ये प्रदीप्त वृत्त हो गया, ठीक है, लेकिन ये अक्ष के साथ नहीं मिलता है, इसका अक्ष दूसरा है। अक्ष को अगर आप देखें तो पृथ्वी का अक्ष ये है, ये वाली जो रेखा है ये पृथ्वी का अक्ष है जिस पर पृथ्वी घूमती है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि अगर पृथ्वी घूम भी रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अंधेरा नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए उजाला नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन यही वजह है जिसके कारण 6 महीने ध्रुवों में दिन होता है और 6 महीने रात होती है। ठीक है, खैर इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। जैसे पृथ्वी इस तरह से अपने एक्सिस में घूमती है तो फिर अपना एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। ठीक है, तो इसी को हम एक दिन कहते हैं, मतलब 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाती है तो उसी को पृथ्वी में एक दिन कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे पृथ्वी यहाँ अपने एक्सिस पे घूम रही है, ये सूर्य है और सूर्य का प्रकाश यहाँ पे जा रहा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश केवल एक ही साइड में जा रहा है, इसीलिए केवल पृथ्वी के एक भाग में ही दिन होता है और इस भाग में अगर आप देखें तो इस भाग में रात है। ठीक है, और ये दिन और रात को जो रेखा विभाजित करती है उसको हम लोग प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने अभी पढ़ा था। अब आगे देख लेते हैं कि आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तब क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप सोच के देखें कि पृथ्वी अगर घूर्णन ही ना करे तब क्या होगा, तो घूर्णन की वजह से ही दिन और रात होती है। तो अगर घूर्णन ही ना करे पृथ्वी तो जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहां पे पूरा दिन ही दिन रहेगा, और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है वहां रात ही रात रहेगी। ठीक है, तो ऐसे में जीवन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लोग जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी अगर पृथ्वी नहीं घूमती है तब। ठीक है, और इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है आपको। क्या फैक्ट दिया गया है कि हमारे भारत में एक खगोल शास्त्री हुए जिसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, इस आर्यभट्ट ने हमें बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती है। ठीक है, अब आगे देखिए, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी एक वर्ष या फिर 365 दिन और एक दिन का एक चौथाई हिस्सा इसमें सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ये लिखा गया है कि पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। 365 दिन और उसको 6 घंटे और लगते हैं, मतलब एक दिन का एक चौथाई हिस्सा और लगता है। ठीक है, तो इतने दिनों में पूरा करती है। आगे लिखा गया है कि हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए 365 दिन को ही एक साल मान लेते हैं और उस 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि एक साल में 6 घंटा बच गया, दूसरे साल में फिर 6 घंटा बच गया, तो टोटल 12 घंटा। इसी तरह से 4 साल होते होते वो 6 घंटा जुड़ जुड़ कर 24 घंटा हो जाता है, और 24 घंटा में एक दिन होता है, तो 4 साल में एक दिन बढ़ गया है। ठीक है, तो इसीलिए हर 4 साल में हम फरवरी महीना में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। फरवरी महीना 28 दिन का होता है जनरली, उसको हम 29 दिन का कर देते हैं। ठीक है,
तो इस तरह का जो वर्ष होता है ना, जिसमें फरवरी महीना 29 दिन का होता है और एक साल 366 दिन का होता है, तो इसको हम लीप वर्ष कहते हैं। वही लिखा गया है आगे कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ठीक है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिख दी गई है। देखते हैं आगे क्या लिखा है कि चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, यहाँ इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये वाला जो रास्ता है ये पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला रास्ता है। सूर्य के चारों ओर इसी रास्ते में वो घूमती है। तो ये न तो वृत्त है, ठीक है, और ये किसी भी शेप का नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी किस रास्ते में चक्कर लगाती है, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। ये जो रास्ता है जिसमें पृथ्वी चक्कर लगाती है इसको हम दीर्घ वृत्ताकार रास्ता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी यहाँ पर भी इसी तरह से झुकी हुई है, यहाँ पर भी ऐसे ही झुकी हुई है, यहाँ पर भी इसी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पर भी इसी तरह से झुकी हुई है। ठीक, एक ही दिशा में झुकी हुई है, उसी को यहाँ लिखा गया है। अब देखिए आगे लिखता है कि सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए एक साल में हम गर्मी भी देख लेते हैं, ठंड भी देख लेते हैं, वसंत ऋतु भी देख लेते हैं और एक और क्या है, शरद ऋतु। ठीक है, तो हम इन 4 ऋतुओं को एक वर्ष में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ऋतुएं क्यों आती है, मतलब इन ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है, तो पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और चक्कर लगाते समय ये अलग अलग समय में अलग अलग अवस्था में होती है। जैसे पृथ्वी अगर यहाँ पर है तो ये एक अलग अवस्था में है, यहाँ पर अगर है तो पृथ्वी एक अलग अवस्था में है। अलग अवस्था में मतलब है अलग स्थिति में है, सूर्य से दूरी में, झुकाव में, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है पृथ्वी पर, तो ये सब फैक्टर्स हैं। तो एक स्थिति अलग है। यहाँ पर देखेंगे तो ये सब फैक्टर्स अलग हो जाते हैं। यहाँ पर अगर सूर्य पृथ्वी पहुंचती है तो ये सब फैक्टर्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब क्या क्या फैक्टर्स अलग होते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है अलग अलग स्थिति में जब पृथ्वी रहता है, तो इसके बारे में हमें आगे बताया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा गया है। तो यहाँ बोल रहा है कि चित्र 3.3 देखिए, और यहाँ पर बोल रहा है कि आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पर कर्क रेखा कहाँ पर है पृथ्वी में ये हम जानेंगे, और सीधी किस तरह से पड़ रही है, ठीक है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस अवस्था में अगर आप देखेंगे तो सूर्य यहाँ पर है और पृथ्वी का अगर विषुवत रेखा, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि पृथ्वी के बीचों बीच अगर हम रेखा खींचे तो ये विषुवत रेखा कहलाता है। ठीक है, अब विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला पूरा हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा किसको बोलेंगे, तो हमने पढ़ा था कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये विषुवत रेखा है। ठीक है, तो इससे ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है। ठीक है, अगर हम इससे नीचे 23.5 डिग्री में साउथ में देखें तो ये मकर रेखा होती है। ठीक
ठीक है। अब जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य की सीधी किरण कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ तिरछी किरण पड़ रही है दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरण पड़ रही है। तो सूर्य की सीधी किरण जहां पे पड़ेगी ना, वहां पे ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया है। देखिए आगे क्या लिखा गया है इसके बारे में कि देखिए उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है कब? 21 जून को झुका होता है। ठीक है, 21 जून की स्थिति यहाँ पे बताया गया है कि 21 जून को पृथ्वी की स्थिति क्या होती है। तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका होता है और कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, मतलब गर्मी अधिक पड़ती है, और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन होता है। अब इस बात को भी आप समझ लीजिए कि जब उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका होता है तब क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो सूर्य की ओर झुका हुआ है, 21 जून का समय है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सूर्य की ओर झुका हुआ है उत्तरी गोलार्ध। अब पृथ्वी तो घूर्णन करते रहती है ना हमेशा, तो यहाँ पे इस तरह से पृथ्वी घूर्णन कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आप एक बात पाएंगे कि ये जो रेखा है, जिसे आपको मैं बताता हूँ, ये जो रेखा है ये प्रदीप्त वृत्त है, मतलब इससे इधर दिन है और इससे इधर रात है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव में अगर आप देखें तो पृथ्वी घूम रही है लेकिन यहाँ रात नहीं हो रही है। ठीक है, दिन का दिन ही है। तो जब पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का झुका होता है सूर्य की तरफ 21 जून के आसपास, तब पूरे 6 महीने तक ध्रुवों में, मतलब इस जगह में दिन होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी के घूमने से ही दिन और रात होता है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी के घूमने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, रात का रात ही है दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, तो जब 21 जून के आसपास का समय है और उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो दक्षिणी ध्रुव में पूरे 6 महीने तक रात होती है इस समय, और उत्तरी ध्रुव यहाँ पर जैसे पृथ्वी घूम रही है फिर भी यहाँ पे रात ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर पूरे 6 महीने तक दिन होता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि पृथ्वी थोड़ा सा झुका हुआ है, और अगर पृथ्वी पूरी तरह से सीधी रहती, इसका एक्सिस पूरा सीधा रहता, परपेंडिकुलर 90 डिग्री रहता, तो ध्रुवों में इस तरह का 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि झुका हुआ है तो फिर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात है। आगे क्या लिखा हुआ है कि चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। ठीक है, जिसे अगर हम देखें यहाँ पर तो ये विषुवत वृत्त है, ये वाली जो रेखा है। ठीक है, अगर हम इस प्रदीप्त वृत्त को बनाएं, ये प्रदीप्त वृत्त हो गया। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में अगर आप देखेंगे तो ये दिन का पार्ट है, ये रात का पार्ट है, लेकिन दिन का जो पार्ट है वो बड़ा है और रात छोटा है। यहीं पे दक्षिणी गोलार्ध में दिन बहुत छोटा है और रातें बहुत लंबी है। ठीक है, इसीलिए इस वाले एरिया में मतलब पूरे इस एरिया में यानी उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। ठीक है, और सूर्य के उत्तरी गोलार्ध का मतलब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का सूर्य की ओर झुके होने से जो भी प्रभाव पड़ रहा है ना, इस अवस्था को, सूर्य की इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? उत्तरी अयनांत कहते हैं। ठीक है, इस चीज को एनसीईआरटी में भी एक फोटो के माध्यम से आपको दिखाया गया है
ये वाली जो अवस्था है ना, ये वाली अवस्था, ये उत्तरी अयनांत कहलाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ का उत्तरी ध्रुव जो है, यहाँ पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब देखिए इसका उल्टा बोल रहा है। यहाँ पर हमने देखा उत्तरी अयनांत, ये कब होता है? 21 जून को। अगर यही पृथ्वी घूम कर सूर्य के इस ओर आ जाए, तब अगर आप देखें तब क्या होगा कि सूर्य का, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जो है वो थोड़ा सा इधर झुका हुआ है, और पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध जो है, दक्षिणी ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। तो ये एक अलग स्थिति है। अब क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में बहुत लंबे दिन होंगे, बहुत छोटी रातें होंगी, और इसी वजह से, और सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ेगी? तो इस नीचे वाली रेखा में, इसको मकर रेखा हम कहते हैं। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु पड़ेगी, गर्मी होगा। और उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ेगी इस समय में, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है वो बहुत छोटे होंगे और रातें बहुत लंबी होगी, और ठंडी ऋतु पड़ेगी, शरद ऋतु पड़ेगी। ठीक है, और इस समय भी यही होगा कि एक ध्रुव में 6 महीने रात होगी और एक ध्रुव में 6 महीने दिन होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा। उत्तरी अयनांत में उत्तरी ध्रुव में दिन हो रहा था, दक्षिणी अयनांत में, दक्षिणी गोलार्ध में दिन होगा 6 महीना, मतलब दक्षिणी ध्रुव में दिन होगा 6 महीना, और उत्तरी ध्रुव में 6 महीने की रात होगी। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। और इस पूरी अवस्था को हम क्या बोलेंगे? सूर्य, पृथ्वी की इस पूरी अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहेंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। क्या लिखा गया है? चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर इस समय लंबवत पड़ती है, और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसीलिए, और इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ठीक है, जैसे हमने क्या देखा कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पड़ती है, और क्योंकि भारत तो उत्तरी गोलार्ध में आता है, कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है, तो उत्तरी गोलार्ध में जिस समय शरद ऋतु पड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु पड़ेगी। तो जब दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ भयानक ठंड पड़ती है, तब हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसी समय में ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग विषुव कहते हैं। ठीक है, और 23 सितंबर को भी सेम कंडीशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु पड़ती है, लेकिन दिन और रात सब जगह पर पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं, और ये भी विषुव कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसको इस पिक्चर में देखें तो ये दोनों अवस्था के बारे में बात हो रही है। ये 21 मार्च की अवस्था है और ये 23 सितंबर की अवस्था है। इन दोनों ही अवस्थाओं में विषुवत वृत्त पर सीधी किरणें पड़ती है सूर्य की, और क्योंकि विषुवत वृत्त पर सीधी किरणें पड़ रही है और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है, कोई भी गोलार्ध झुका हुआ नहीं है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात एकदम बराबर होते हैं, और इस अवस्था को हम विषुव कहते हैं, क्योंकि विषुवत वृत्त पर सीधी किरणें पड़ रही है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की है, एक
घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। घूर्णन गति के वजह से दिन और रात होते हैं और परिक्रमण गति के वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। पहला नंबर में आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो ये अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री झुका हुआ है और लंबवत से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, दूसरा सवाल है कि घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित करें। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी का घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। लीप वर्ष क्या है? तो एक वर्ष में हम सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है, लेकिन हम एक वर्ष सिर्फ 365 दिन को मानकर चलते हैं। तो ऐसे में 6-6 घंटा हर 4 साल में बच जाता है और हर 4 साल में ये 24 घंटा होकर एक दिन हो जाता है। इसीलिए हर 4 साल में हम एक दिन फरवरी माह में जोड़ देते हैं। फरवरी माह उस वर्ष 29 दिन का हो जाता है और पूरे वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। इसीलिए इस वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए, ये बोला गया। तो कई सारे अंतर है। उत्तरी अयनांत में जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दक्षिणी अयनांत में दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। उत्तरी अयनांत में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिणी अयनांत में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, उत्तरी अयनांत में उत्तरी गोलार्ध में क्योंकि ग्रीष्म ऋतु होती है तो लंबे दिन और छोटी रातें होती है। इसी प्रकार दक्षिणी अयनांत में क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पड़ेगी और यहाँ पर लंबे दिन और छोटी रातें होंगी। ठीक है, इस प्रकार कई सारे अंतर हैं, तो बुक में ठीक से लिखा गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर विषुव क्या है ये बोला गया है। तो विषुव क्या है का मतलब है कि सूर्य की सीधी किरणें जब विषुवत रेखा पर पड़ती है 21 मार्च और 22 सितंबर को, तब जो अवस्था पृथ्वी की रहती है उसको हम विषुव कहते हैं। छठा क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों होता है? तो ये सूर्य का चक्कर लगाने की वजह से, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसकी वजह से होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, तो क्यों होती है? तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है कि क्योंकि थोड़ी सी झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर, इसीलिए जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो प्रदीप्त वृत्त जो है वो इस प्रकार बनता है कि पृथ्वी का घूर्णन गति जो है उसके वजह से ध्रुवों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता और पृथ्वी के घूमने से भी ध्रुवों पर दिन और रात नहीं होती, वहां पर केवल दिन ही हो रहता है 6 महीने तक। और अगर हम अलग अलग अयनांत में देखें तो दक्षिणी ध्रुव में रात होगी, उत्तरी ध्रुव में दिन होगा 6-6 महीने तक उत्तरी अयनांत में, और दक्षिणी अयनांत में इसका ठीक विपरीत होता है। सेकंड नंबर जो है इसमें आपको ट्रू फॉल्स दिया है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण। दूसरा नंबर है पृथ्वी की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो 21 किस दिन विषुवत वृत्त पर पड़ती है? तो ये 21 मार्च को पड़ती है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर है गर्मी में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है? तुमने अभी अभी पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया में। चौथा क्वेश्चन है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ये परिक्रमण गति के कारण होता है। तीसरा है खाली स्थान भरे, तो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। दूसरा है पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर खाली स्थान कक्षा में घूमती है, तो ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। चौथा सवाल है 21 जून को सूर्य की किरणें खाली स्थान रेखा पर सीधी पड़ती है, तो 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। पांचवा सवाल है कि खाली स्थान ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो शरद ऋतु में दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम मानचित्र होगा। ठीक है,
तो चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया यहीं पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।